वेलकम इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। अब से पहले हमने यूनिट 11 और 12 की स्टडी की थी, जिसमें प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया था। किसके रूप में? तरंग के रूप में। लेकिन इस चैप्टर में ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ जो फिनोमिना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, यदि प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाए तो इनका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है प्रकाश को तरंग के रूप में लेकर के। ठीक है, तो अब यहाँ डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया था और मैक्स प्लांक्स की जो थ्योरी थी कि प्रकाश कणों प्रकृति, प्रकाश द्वैत प्रकृति दर्शाता है कणों के रूप में भी और तरंग के रूप में भी, उसके बारे में यहाँ हम अध्ययन करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो थे मैक्सवेल। वैज्ञानिक थे। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरणों का प्रतिपादन किया। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण तथा हेनरिच हर्ट्ज, जो हर्ट्ज वैज्ञानिक थे, हेनरिच हर्ट्ज, उन्होंने अपने प्रयोग में, उनका जो प्रयोग था, प्रयोग किसके लिए किया था? उन्होंने प्रयोग किया था विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न तथा संसूचन। प्रयोग था उनका विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न तथा उनका संसूचन करने का प्रयोग किया था उन्होंने। विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने का और उनको पता किस प्रकार से लगाया जाए, इस पर आधारित उनका एक प्रयोग हुआ था। मतलब मैक्सवेल ने अपने जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण प्रतिपादित किए थे वो, तथा हर्ट्ज की जो अपनी एक्सपेरिमेंटल जो थ्योरी थी, उनका जो प्रायोगिक अध्ययन किया गया था विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन तथा उनके संसूचन के लिए, ये दोनों के दोनों इस बात की ओर इंगित कर रहे थे, इशारा कर रहे थे कि प्रकाश की प्रकृति या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, या प्रकाश क्या है? तरंग के रूप में, तरंग सदस्य व्यवहार करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये जो यहां से ऑब्जर्वेशन हमें मिला था, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये प्राप्त हुआ। फिर कुछ समय बाद, ये 1870 की समथिंग की बात है, उसके बाद विलियम क्रोक्स के एक प्रयोग में, जिसमें उन्होंने अध्ययन किया था गैसों के द्वारा विद्युत प्रवाह के लिए निम्न दाब पर किसी विसर्जन नलिका में, यानी जो वैक्यूम ट्यूब होती है, निर्वातित नलिका या विसर्जन नलिका, दोनों ही वर्ड बोल देते हैं, सिंपली बात की जाए तो अध्ययन किया जा रहा था निम्न दाब पर जो गैसें भरी हुई है उनसे विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। तो निर्वातित गैस ट्यूब के अंदर, या हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं उसको, तो उसके अंदर जो गैसें भरी हुई है उनसे विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो प्रयोग किया जा रहा था, उस प्रयोग से निष्कर्ष मिला हमें। तो विलियम क्रोक्स का प्रयोग किस पर बेस्ड था? इसका था निम्न दाब पर निर्वातित नलिका में
भरी गैसों से विद्युत प्रवाह निम्न दाब पर निर्वात नलिका में भरी गैसों से विद्युत प्रवाह का या के प्रयोग से निष्कर्ष क्या मिला। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि ये निर्वातित नलिका क्या है। ये हमारी इस प्रकार से एक कांच की बनी हुई ट्यूब होती है और उसमें निर्वातित गैस भरी हुई है। इस प्रकार से ये एक इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड बन जाता है और एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड। ये नेगेटिव है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ कैथोड बन जाएगा और ये वाला एनोड बन जाएगा जो धन से जुड़ा हुआ है, बैटरी के धन से, एनोड। ठीक है, एक कैथोड बन गया और एक एनोड बन गया। तो जब ये प्रयोग किया जा रहा था तब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, विलियम क्रॉक्स ने, कि इस कैथोड से जो रेडिएशन, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न हो रहा है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ये वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो उत्पन्न हो रहा है, इसमें बहुत सारे, जैसे हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में ऋण आवेशित पार्टिकल उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न हो रहा है, ये बहुत सारे ऋण आवेशित कणों का प्रवाह है। इसमें बहुत सारे ऋण आवेशित कण हैं, ऋण आवेशित कणों का प्रवाह बताया। किसने बात की थी? ये विलियम क्रॉक्स ने। क्या क्या कि जो कैथोड से, किससे, विलियम क्रॉक्स की बात कर रहे हैं, कैथोड से विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न हुआ, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। ठीक है, इसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण में उन्होंने बताया कि ये बेसिकली क्या है, यह ऋण आवेशित कणों का प्रवाह है, ऋण आवेशित कणों का प्रवाह है ये वाला। इसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उन्होंने नाम दिया था कैथोड किरणें। क्या कहा था उन्होंने? कैथोड किरणें। बात समझ आई आपको? यहाँ पे कैथोड किरणें किसने? विलियम क्रॉक्स ने। यहाँ निर्वातित नलिका में जो हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था, गैसों से निम्न दाब पर भरी गैसें, विद्युत प्रवाह किस प्रकार होता है, उससे हमें निष्कर्ष मिला था कैथोड से जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न हो रहा है वो ऋण आवेशित कणों, इनको ऋण आवेशित कणों का प्रवाह है। और इसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण को कहा किसने? विलियम क्रॉक्स ने पता लगाया कि ये क्या है, कैथोड किरणें हैं। क्या है ये? कैथोड किरणें। फिर बाद में जे थॉमसन वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि ये जो इन्होंने कहा है, विलियम क्रॉक्स का जो कथन है वो सत्य है। जो विलियम क्रॉक्स का कथन था, मतलब कौन सा, कि ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो कैथोड से उत्पन्न हो रहा है, वो उसमें ऋण आवेशित कण उपस्थित हैं। किसने बताया था ये बात की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने थॉमसन उन्होंने बताया जो विलियम क्रॉक्स का जो कथन था, अपने प्रयोग के आधार पर विलियम क्रॉक्स के कथन को सत्य बताया तथा
इन्होंने उन ऋण आवेशित ऋण आवेशित कणों को नेगेट्रॉन नाम दिया। किसने? जे थॉमसन ने। उन्होंने दो चीजें और प्राप्त की थी। उन्होंने बताया कि नेगेट्रॉन, इनका नेगेट्रॉन की चाल प्रकाश की चाल की, जो प्रकाश की चाल है उसकी 0.2 से 0.3 गुना होती है, ऐसा उन्होंने बताया। दूसरा, उन्होंने एक और बताया, उन्होंने आवेश तथा द्रव्यमान, नेगेट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात का मान भी निकाला और वो था 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो सबसे पहले तो मैक्सवेल ने बात की थी। मैक्सवेल और हर्ट्ज ने बताया, उनके प्रयोग द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि हुई कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत नहीं, प्रकाश एक तरंग के रूप में है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर विलियम क्रॉक्स आए, जिसमें उन्होंने प्रयोग किया था जो निर्वातित गैसें थी उनसे विद्युत प्रवाह किस प्रकार होता है। निर्वातित नलिका में जो निम्न दाब पर भरी गैसों में विद्युत प्रवाह के लिए जो परीक्षण किया गया था, उसके द्वारा उन्होंने वहां से निष्कर्ष निकाला कैथोड रेज के बारे में, और बताया कि ये जो कैथोड किरणें हैं, तो वो कैथोड किरणों में ये असेंबली होती हैं, मतलब इनमें बहुत सारे ऋण आवेशित पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। फिर जे थॉमसन ने उनको नेगेट्रॉन नाम दिया, पुष्टि की उसकी पहले तो, और नेगेट्रॉन नाम दिया, और उन्होंने उनकी चाल के बारे में बताया, और चार्ज का मास के साथ यानी आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के बारे में मान बताया। तो वो होता है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है। अब जे थॉमसन के बाद मिल्कन की तेल की बूंद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता लगा कि उस बूंद पर जो आवेश था वो आवेश क्या था। उन्होंने बताया मिल्कन का तेल की बूंद का परीक्षण, सिंपली मिल्कन परीक्षण भी कह सकते हैं हम। मिल्कन का जो परीक्षण था उसके आधार पर क्या किया गया, मिल्कन के परीक्षण के निष्कर्ष की अगर हम बात करें से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। से प्राप्त निष्कर्ष क्या था, तो उसमें बताया गया कि तेल की जो बूंद जिसका परीक्षण किया जा रहा था, तेल की बूंद पर कुल आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलम आवेश का पूर्ण गुणज है। क्या है? पूर्ण गुणज है। ये वाला तेल की बूंद पर इतने आवेश का पूर्ण गुणज है, तेल की जो बूंद है उससे। यहां उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि आवेश क्वांटीकृत होता है।
आवेश क्वांटीकृत होता है, और दूसरा ये जो न्यूनतम आवेश था इसका पूर्ण मतलब न्यूनतम आवेश कहा गया था कुल आवेश, या न्यूनतम शब्द को जोड़ेंगे, न्यूनतम आवेश 106। तो न्यूनतम आवेश किस पर था? थॉमसन ने तो उसको बताया था क्या, नेगेट्रॉन, और स्टोनी आ गए थे बीच में। स्टोनी ने नेगेट्रॉन को ही, स्टोनी एक वैज्ञानिक आए थे जे थॉमसन के बाद, स्टोनी, इंग्लिश में लिख देता हूं, स्टोनी, उन्होंने नेगेट्रॉन को नाम दिया था क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अब न्यूनतम आवेश ये बताया कि न्यूनतम आवेश का 106 गुणा 10⁻19, न्यूनतम आवेश 106 गुणा 10⁻19 कूलम आवेश का पूर्ण ऊर्ज होता है, मतलब न्यूनतम आवेश है। और न्यूनतम आवेश किस पर होगा, छोटे छोटे कण पे होगा, और छोटे छोटे कण कौन थे, वो इलेक्ट्रॉन थे। मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी ज्ञात हो गया कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो क्या है, वो है 106 गुणा 10⁻19 कूलम। समझ में आया? तो अब यहां से हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश क्या होता है और आवेश क्वांटीकृत होता है। ये मिलिकन के परीक्षण से हमें ज्ञात हुआ। क्लियर हुआ ये थ्योरी? तो इतनी सी थ्योरी अभी हमें पता लगी यहाँ पे कि, तो अब हमें मिलिकन ने जो अपना तेल का बूंद परीक्षण किया था वो पता लग गया, सीक्वेंस हमें सारा पता लग गया किस तरीके से यहाँ तक हम पहुंचे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स का आवेश क्या होता है, और जिसे हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की चाल क्या होती है, ये सारी चीजें हमने यहाँ जान ली। अब मिलिकन के बूंद के परीक्षण के बाद अब हम यहाँ बात करेंगे जो नलिका में जो परीक्षण किया गया था, विसर्जन नलिका में जो प्रयोग चल रहा था, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि कैथोड पर देखो यहां ये विसर्जन नलिका जिसमें निम्न दाब पर गैसें भरी हुई थी, एक कैथोड और एक एनोड। यहां से जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न हो रहा था उसको तो नाम दे दिया गया था कैथोड किरण, कैथोड किरण नाम दिया था। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन जब टकराए जाकर के, गतिशील इलेक्ट्रॉन जब टकराए इस पर एनोड पर जाकर के, क्या है ये एनोड, तो यहां टकराने से जो विकिरण उत्पन्न हुआ, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इस विद्युत चुंबकीय विकिरण को कहा गया था एनोड किरणें, एनोड किरणें, और इन्हीं एनोड किरणों को हम कहते हैं क्या, एक्स किरणें। क्या कहते हैं इनको, एक्स किरण है। तो ये कैथोड किरण है, यहाँ विद्युत चुंबकीय विकिरण था उसी को कैथोड किरण कहा गया था, और इनको कहा गया था विद्युत चुंबकीय विकिरण को एनोड किरण या एक्स किरण है। जो यहाँ पे जो गतिशील इलेक्ट्रॉन्स थे उनके टकराने से, एनोड पर टकराने से जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न हुआ, गतिशील इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड पर जाकर के टकराए, तो एनोड पर टकराने से जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न हुआ उन्हीं को एनोड किरण है, और जो कैथोड पर जनरेट हुआ था विद्युत चुंबकीय विकिरण, उसी को हमने कहा कैथोड किरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। किसके बारे में, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। कौन उत्तरदायी होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन किस प्रकार से किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, जब तक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा अपनी कक्षा से, एक परमाणु कक्षा से दूसरे परमाणु तक नहीं जाएगा, तब तक विद्युत धारा स्थापित नहीं हो सकती है। ये बात तो हम जानते हैं कि जब तक एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह नहीं जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, तब तक विद्युत धारा स्थापित नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बारे में।
आप केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ चुके होंगे कि जब तक 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जहां आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, परमाणु संरचना के बारे में बात की जाती है, नील्स बोर का जो परमाणु का मॉडल है उसमें बताया गया होगा कि जो उसका थर्ड पोस्टुलेट है उसमें बताया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा दी जाती है तो अपनी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमित हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हुए थे वहां पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है वो बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसी धातु की सतह से किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। इसे φ0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नोट करते जाएंगे सारी चीजें आप। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का क्या कहते हैं? कार्यफलन। इसे φ0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक क्या है इसका? मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। कार्यफलन क्या है? कार्यफलन हम बात किसी कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की, तो उसी में बीच में आ गया कि जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है किसको उत्सर्जित करने के लिए? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा ही क्या कहलाती है? किसी धातु का कार्यफल कहलाती है। बात समझ में आ गई? अब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन विभिन्न विधियों से हो सकता है। आप तापायनिक उत्सर्जन कर सकते हो, मतलब उसको इतनी ऊष्मा दे दो, किसी धातु को इतनी ऊष्मा दे दो कि जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे? उत्सर्जित होने लगे, तो वो कहलाता है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है? तापायनिक उत्सर्जन होता है कि जब किसी धातु को पर्याप्त मात्रा में हीट सप्लाई कर दिया, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान कर दी जाती है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बारे में। ये कितने प्रकार का होता है वो होता है, बात करेंगे हम यहाँ दो प्रकार की। कौन कौन सा? एक तापायनिक उत्सर्जन और एक क्षेत्र उत्सर्जन। तो पहले तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन ये क्या होता है? तापायनिक उत्सर्जन जब किसी धातु को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, जब किसी धातु को या धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा
दे दी जाती है, दे दी जाती है तो दे दी जाती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। इसी प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है विद्युत या क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन क्या है? जब किसी धातु की प्लेट को, धातु की सतह को बहुत अत्यधिक मात्रा में हजारों वोल्टेज दे दिया जाता है, तब उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। जब किसी धातु को 1000 वोल्टेज का कई गुना विद्युत क्षेत्र, जब किसी धातु पर ऐसे कर दो, धातु पर 1000 वोल्टेज का कई गुना विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन क्यों कहा गया? क्योंकि विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था, उससे विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के कारण ही इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हुआ। तो अभी दो चीजें मेन हमने पढ़ी। क्या? एक तो कार्यफलन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने कार्यफलन की परिभाषा याद रखनी है। कार्यफलन क्या होता है? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे φ0 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक चीज ध्यान रखेंगे, कार्यफलन के बारे में बात कर रहा हूं, थोड़ा सा वहां लिख लेना आप कार्यफलन की जगह पे। प्लेटिनम, जो प्लेटिनम धातु है हमारी, प्लेटिनम का कार्यफलन सबसे अधिक होता है। कार्यफलन सर्वाधिक 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सीजियम का सबसे कम होता है। सीजियम का सबसे कम, और ये होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन की बात हो रही है। ठीक है। फिर हमने बात की इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में दो प्रकार के, एक तो तापायनिक उत्सर्जन और एक दूसरा बात की हमने क्षेत्र उत्सर्जन की बात। सेकंड पॉइंट, क्षेत्र उत्सर्जन। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे
प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले अगर बेस की बात करें, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो इन्वेंशन हुआ था वो किया था उसने हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में, हेनरिच हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को। तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी वो हेनरिच हर्ट्ज का जो प्रयोग था उससे मिला था, हर्ट्ज के प्रयोग से। प्रकाश विद्युत प्रभाव, पहले इसकी बेसिक की बात करेंगे, तब हम जाकर के इसकी परिभाषा बहुत छोटी सी है उसकी बात बाद में करेंगे। पहले किस तरीके से इसका इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो हर्ट्ज ने, जो हर्ट्ज वैज्ञानिक थे, हर्ट्ज ने अपने विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न तथा संसूचन के लिए परीक्षण में यह ज्ञात किया था, परीक्षण में यह पता चला, हर्ट्ज को अपने विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न तथा संसूचन के परीक्षण में यह पता चला कि जब प्रकाश उत्सर्जक पट्टिका पर आपतित होता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण में वृद्धि हो जाती है। हर्ट्ज पहले वैज्ञानिक थे जिनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में सबसे पहले पता चला था। उन्होंने अपने प्रयोग में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न तथा उनके संसूचन के लिए प्रयोग कर रहे थे वो, तो उनके अपने प्रयोग में उन्होंने यह पता चला उन्हें कि जब प्रकाश को आपतित कराया जाता है, जो कैथोड प्लेट है या उत्सर्जक पट्टिका है उस पर जब आपतित कराया जाता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के मान में वृद्धि हो जाती है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब उत्पन्न कब हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित हो रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि जब प्रकाश आपतित हो रहा था तो वहां से उत्सर्जक पट्टिका से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश कैसे आपतित हुआ ना, यानी प्रकाश के आपतन से उत्सर्जक पट्टिका से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिससे विद्युत चुंबकीय विकिरण में वृद्धि हो जाती है। चीजें थोड़ा टफ है, समझते चले आसानी से। अभी जो चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक डेफिनेशन आपको कार्यफलन की मिली है, कार्यफलन क्या होता है, ठीक है।
अब दूसरी यहाँ से प्रकाश से जो प्रभाव की आएगी वो मिलेगी, लेकिन बेसिक हमें पता होना चाहिए कि किसने किसकी खोज की थी, किस प्रकार इसका इन्वेंशन हुआ था। विद्युत चुंबकीय विकिरण में क्या हो जाती है, वृद्धि। और इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे, इस वाला, इसको कहा था उन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहा था, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये इन्वेंशन का मेन रूट था फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ प्रकाश के आपतन होने से। ठीक है, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है यही हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। मतलब जब किसी धातु की सतह पर, न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, जब किसी धातु की सतह पर न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। क्या होते हैं, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये मैं भी बाद में नोट कराऊंगा। पहले मैंने आपको ये हर्ट्ज का जो प्रयोग था वो बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हर्ट्ज ने सबसे पहले पता किया था। उन्होंने अपने प्रयोग में जो संसूचन और उत्सर्जन के लिए किया था विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए, तो उसमें पता लगा था कि कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, फिर हॉलबर्ग और लेनार्ड, दो वैज्ञानिकों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया। किसने, हॉलबर्ग और लेनार्ड ने। खोज किसने की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की, ये पता लग गया आपको, खोज की थी किसने, हर्ट्ज ने। अपने प्रयोग द्वारा हर्ट्ज ने पता लगाया। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज का अगर श्रेय जाए तो किसको जाएगा, वो जाएगा हर्ट्ज को। क्लियर। अब हॉलबर्ग और लेनार्ड तथा लेनार्ड ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया। तो इन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें लेनार्ड के बारे में बात कर लें। ठीक है, कि लेनार्ड ने अलग क्या कहा था और हॉलबर्ग ने अलग क्या कहा था। तो सबसे पहले चलो हॉलबर्ग की बात कर लेते हैं। हॉलबर्ग ने क्या बताया, हॉलबर्ग ने बताया जिस समय निर्वातित नलिका में प्रयोग चल रहा था, गैसों से विद्युत विसर्जन के लिए ये प्रयोग जो चल रहा था, तो हॉलबर्ग ने क्या बताया उस पर ध्यान देंगे। हॉलबर्ग ने बताया कि जब प्रकाश कैथोड पर, उचित आवृत्ति का प्रकाश जब कैथोड पर आपतित कराया जाता है, तो ये जो परिपथ है या जो निर्वातित नलिका है उसमें विद्युत धारा स्थापित हो जाती है, और जैसे ही प्रकाश का आपतन बंद कराया जाता है तो विद्युत धारा का मान परिपथ में शून्य हो जाता है अथवा विद्युत प्रवाह रुक जाता है। तो हॉलबर्ग ने अपना पहला स्टेटमेंट जारी किया था कि जब उत्सर्जक, इसको कैथोड पर, जब उत्सर्जक कैथोड पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो निर्वातित नलिका
में निर्वाचित नलिका में विद्युत प्रवाह होने लग जाता है, विद्युत प्रवाह होने लग जाता है। इस विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा, जब आपतित प्रकाश बंद कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, जब आपतित प्रकाश रोक दिया जाता है तो विद्युत प्रवाह भी रुक जाता है, विद्युत प्रवाह भी रुक जाता है। जो प्रकाश विद्युत धारा है उसका मान भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही थी? इसके कारण, प्रकाश के। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो आपतित हो रहा था, यानी प्रकाश आपतित हो रहा था, उसके कारण। अगर इस प्रकाश का आपतन यहां बंद करा दिया जाए तो ये प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाता है? शून्य। कारण कौन रहा? प्रकाश। इसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही तो विद्युत धारा स्थापित हुई है। अगर प्रकाश बंद कर दिया जाता है तो प्रकाश बंद होने से विद्युत धारा भी शून्य हो गई। ठीक है, मैंने प्रकाश विद्युत धारा की परिभाषा भी बताई थी ना आपको कि जब एक उचित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है या न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। हॉर्लॉक्स का प्रयोग समझ में आया? अब समझो आप लेनार्ड को। इसको लेनार्ड एक वैज्ञानिक थे। लेनार्ड ने अपना परीक्षण किया और उसमें उन्होंने जिंक प्लेट को लिया था। किसको लिया था? जिंक प्लेट। ठीक है, प्रकाश का आपतन कराया गया। ठीक है, उसके पश्चात रिजल्ट मिला हमें। तो देखो क्या हुआ कि लेनार्ड ने जिंक प्लेट ली और उसको एक इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ लिया, ठीक है, देखने के लिए। तो जिंक प्लेट जब उन्होंने ऋण आवेशित ली थी, कैसी? ऋण आवेशित। ऋण आवेशित ली और प्रकाश का आपतन कराया तो उन्होंने क्या देखा कि यह जो ऋण आवेशित जिंक की प्लेट ली थी जिस पर प्रकाश का आपतन कराया गया, प्रकाश के आपतन के पश्चात वह उदासीन बन जाती है। क्या बन जाती है? वो उदासीन। अब इस पर डिटेल में लिखते हैं इसके बारे में, लेनार्ड के बारे में, लेनार्ड के परीक्षण के बारे में कि लेनार्ड ने क्या बताया। लेनार्ड, पहला, जब किसी ऋण आवेशित प्लेट पर, ऋण आवेशित जिंक की प्लेट पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो यह उदासीन हो जाती है। कैसी हो जाती है? उदासीन हो जाती है। वही ध्यान दो,
प्रकाश का आपतन कराया गया किस पर, ऋणावेशित प्लेट पर आपतित कराया जाता है, तो ये कैसी हो गई, उदासीन। ऋणावेशित थी तो ऋणावेशित होने की थी और उदासीन हुई, उसका कारण क्या रहा कि प्रकाश आपतित हुआ, और प्रकाश के आपतन होने से जैसा कि हॉलबॉक्स ने बताया था कि विद्युत धारा स्थापित हुई थी किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो प्रकाश ऐसे आपतित हुआ जिंक प्लेट से, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, उत्सर्जित। इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या ले जाएंगे, ऋणावेश लेके जाएंगे, तो ऋणावेश चला गया, प्लेट पहले से ऋणावेश था तो ऋणावेश खत्म हो गया, तो कैसी हो गई, उदासीन हो गई। कैसी हो जाती है, उदासीन। तो क्यों हुई, इसका कारण क्या था, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कारण था। लेनार्ड का प्रयोग देखिए। दूसरा, यदि उदासीन प्लेट ली जाती है, उदासीन जिंक की प्लेट पर, उदासीन जिंक की प्लेट पर कौन आपतित कराया जाता है, प्रकाश। प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो जिंक की प्लेट, उदासीन प्लेट पर तो जिंक की प्लेट धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है वो, धनावेशित। उदासीन जिंक की प्लेट पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो जिंक की प्लेट धनावेशित हो जाती है। कारण क्या हुआ कि उदासीन थी, धनावेशित होगी, जब उसमें से नेगेटिव खत्म हो जाए तो कैसे रह जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मतलब इसका भी कारण क्या था, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ है यहां से। मतलब क्या है, प्रकाश का आपतन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। दूसरे केस में ये पता लगा जो हॉलबॉक्स का था, जो कि हमारा हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए प्रकाश के आपतन से। यही तो रिजल्ट है, किसका इनोवेशन है ये, प्रकाश विद्युत प्रभाव का। थर्ड पॉइंट, अब पहले ऋणावेशित फिर उदासीन फिर धनावेशित ली जाती है। धनावेशित, यदि धनावेशित ली जाती है और प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, कहा जाता है, तो जिंक की प्लेट और अधिक धनावेशित हो जाती है, और अधिक धनावेशित हो जाती है। धनावेशित होने के पीछे क्या कारण रहा होगा कि और ज्यादा मात्रा में वहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तभी तो ऋणावेश चला गया, वहां क्या रह जाएगा, धन रह जाएगा। मतलब कारण क्या है, इसका भी कॉज है सारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो इस प्रकार जो लेनार्ड वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि प्रकाश के उत्सर्जन से हो क्या रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनों का, प्रकाश के आपतन से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे ये प्लेट ऐसी हो जा रही थी। मतलब ये निष्कर्ष निकाला गया कि जैसे जैसे प्रकाश आपतित होता है, तैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। ये किसके बारे में थ्योरी चल रही है, ये चल रही है प्रकाश विद्युत प्रभाव। खोज किसने कर ली थी, हर्ट्ज ने कर ली। फिर हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने अपनी विस्तृत जानकारी दी थी, विस्तृत अध्ययन किया। उसमें हॉलबॉक्स ने बता दिया प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश आपतित होता है तब तो स्थापित होती है, और जब प्रकाश आपतन बंद हो जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी परिपथ में शून्य हो जाता है। ठीक, लेनार्ड ने ये चीज बताई कि जिंक की प्लेट यदि ऋणावेशित ली जाती है तो उदासीन हो जाती है, उदासीन ली जाती है धनावेशित, और धनावेशित ली जाती है तो वो और अधिक मात्रा में धनावेशित हो जाती है। ये हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर क्या थे, परीक्षण थे, किस किस के, हर्ट्ज के और हॉलबॉक्स और लेनार्ड के।
अब हम परिभाषा नोट करेंगे। ये तो हमने परीक्षण के बारे में बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या, तो शायद से अब तो आप जान गए होंगे। इतनी देर से तो बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, तो क्यों चिल्ला चिल्ला कहा जा रहा है, प्रकाश से ही तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, है ना। तो प्रकाश से ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब इसी घटना को जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो परिभाषा क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव की, हमें परिभाषा मेनली याद रखनी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, सॉरी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए, जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, प्रकाश होने लग जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? तो समझ में आई आपको डेफिनेशन क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव की। कार्यफलन बताया था मैंने, दो परिभाषाएं मेनली, कार्यफलन और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। बेसिक ये सारी चीजें जानकारी थी, इसका बैकग्राउंड बेसिक नॉलेज थी इसके बारे में, किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव का इन्वेंशन हुआ, प्रकाश उत्सर्जन क्या होता है, हॉलबर्ग्स लेनार्ड के प्रयोग क्या थे, हर्ट्ज के क्या प्रयोग थे, ये सारी जानकारी अभी मैंने आपको दी थी। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जब किसी धातु की सतह पर एक उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तक स्टडी कर ली, आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। थोड़ा रिवाइज करते हैं अभी हमने क्या क्या कवर अप किया है इसमें आज लेक्चर में। सबसे पहले मैक्सवेल तथा हर्ट्ज के बारे में बताया गया कि इनने जो विद्युत चुंबकीय तरंगें दी थी और इनका जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति तथा संसूचन का जो प्रयोग था, उससे यह निष्कर्ष निकला था कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है, तरंग के रूप में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष निकला था इनके प्रयोग से। उसके बाद विसर्जन नलिका में निम्न दाब पर भरी गैसों से विद्युत विसर्जन या विद्युत प्रवाह के प्रयोग से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। ठीक है, क्या क्या मिला, विलियम क्रॉक्स थे, उन्होंने क्या बताया, विलियम क्रॉक्स जो थे उन्होंने बताया था कैथोड किरणों के बारे में।
कैथोड किरणें। फिर उसके बाद विलियम क्रॉक्स के बाद कैथोड किरणों की खोज हो गई। उसके बाद हमें जे थॉमसन आए और उन्होंने कुछ चीज बताई थी। इन कैथोड किरणों के बारे में ये बताया गया था कि ये ऋण आवेशित कणों का प्रवाह है। ठीक है। फिर आए थे जे थॉमसन। जे थॉमसन उन्होंने बताया ये जो ऋण आवेशित कण, ये जो थ्योरी है, ये वाली, ये जो थ्योरी दी थी, मतलब विलियम क्रॉक्स का जो परीक्षण था वो सही है। कथन को सत्य, कौन सा? विलियम क्रॉक्स का जो कथन था, ये वाला कथन सत्य है, वो सत्य साबित किया, सत्य बताया। ठीक है। और उन्होंने दो चीजें और, एक तो इनकी चाल, इसकी सत्य बताया था, और जो ऋण आवेशित कण थे इन कणों को क्या नाम दिया था? नेगेट्रॉन। और इनकी चाल के बारे में बताया कि इनकी चाल क्या होती है। उन्होंने बताया था कि इनकी चाल 0.2 से 0.3 गुना इसकी प्रकाश की चाल की होती है। सही है। दूसरी चीज इन्होंने बताई थी, आवेश का द्रव्यमान से अनुपात, ये होता है 1.76 गुणा 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये जे थॉमसन के उससे पता लगी थी। फिर आए थे स्टोनी। कौन आए थे उसके बाद? स्टोनी। स्टोनी ने बताया था कि नेगेट्रॉन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। मतलब जो ऋण आवेशित जो कण थे उसमें, कैथोड किरणों में, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। फिर मिलिकन का प्रयोग आया। मिलिकन का प्रयोग, मिलिकन प्रयोग से ज्ञात हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या था? 1.6 -19। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, किस प्रकार से हुआ था, मैं सारा डिस्कशन आपसे किया है। दूसरा एक चीज और इन्होंने बताई थी इंपॉर्टेंट, कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। ये मिलिकन का प्रयोग हो गया था यहां तक, और उन्होंने इस चीज के बारे में हमें बता दिया था। फिर मैंने बात की थी कि जो विसर्जन नलिका थी और उसमें एनोड पर जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न हो रहा था, किस पर? एनोड पर। एनोड पर विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम क्या कहते हैं? एनोड किरणें या एक्स किरणें, या उन्हें क्या कहते हैं? एक्स किरण। एक रूटीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको बताया था ये ऐसा होता है। ठीक है। फिर हमने बात की आपसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में, क्योंकि विद्युत प्रवाह की बात चल रही है, विद्युत प्रवाह की बात चल रही है, तो कौन का उत्तरदायी होता है उसके लिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। धातु की सतह पर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? कार्यफलन। तो फिर हमने बात की किसकी? कार्यफलन के बारे में बात की। ठीक है। फिर हमने तापानिक उत्सर्जन, फिर क्षेत्र उत्सर्जन की बात की। जब ये उत्सर्जन कंप्लीट हो गया, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन समझ में आ गया। फिर हम आए प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हर्ट्ज वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने अपने प्रयोग विद्युत चुंबकीय किरणों के उत्पादन तथा उनके संसूचन का जो प्रयोग चल रहा था, उसमें उन्होंने ज्ञात किया
कि जो संसूचन पट्टिका है उस पर यदि उत्सर्जक पट्टिका पर यदि प्रकाश आपतित कराया जाता है तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण में वृद्धि हो जाती है। उसके उत्तरदायी होता है इलेक्ट्रॉनों का वहां से उत्सर्जन होना, जिसको कहा गया था फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं हिंदी में। सॉरी, मैंने फोटो लिखा है, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसको। तो हमने यहाँ पहले ये बताया। फिर हॉलबर्ग और लेनार्ड का प्रयोग आया। ठीक है, तो लेनार्ड ने तो दो ही चीजें कही थी। लेनार्ड ने क्या बताया था कि जो विसर्जन नलिका है उसमें जो उत्सर्जक पट्टिका है दैट इज कैथोड जो है उस पर, लेनार्ड ने बताया था, ये चीज ध्यान रखना, लेनार्ड ने बताया था। अगर वहां मिस हुआ हो तो आप उसको सही करना, करेक्ट कर लेना। लेनार्ड ने बताया था कि जब उत्सर्जक पट्टिका पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो जो विसर्जन नलिका में गैसें भरी हुई है उनमें विद्युत प्रवाह प्रारंभ हो जाता है या विद्युत धारा परिपथ में स्थापित हो जाती है, और उस विद्युत धारा को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। और जैसे ही प्रकाश का आपतन बंद कराया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी शून्य हो जाता है, अथवा प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, रुक जाती है, प्रकाश प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, ये लेनार्ड ने बताया। हॉलबर्ग ने जिंक की प्लेट के बारे में बताया था कि उदासीन हो गए तो धनावेशित हो गई, ऋणावेशित ले रहे हो तो धनावेशित उदासीन हो जाती है, धनावेशित ले रहे हो और ज्यादा धनावेशित, मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। ठीक है, फिर अब हमने उसके बाद इन प्रयोगों प्रकाश विद्युत प्रवाह की परिभाषा लिखी कि जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं आपको यहीं से। ये जो मैंने बेसिक थ्योरी लिखी है इन छोटी छोटी बातों को आप नोट्स में डिक्टेट करेंगे अच्छे से और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ये ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, आपको इतना पता रहना चाहिए कि किसने क्या चीज बोली थी। तो मैंने जो आपको चाहिए नोट कराई उनको नोट करते हुए थोड़ा थोड़ा उनको नोट करते जाएंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे अपने। नेक्स्ट लेक्चर में अब अपनी थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी जो कि हमारे लिए नीडेड है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी आपको दो परिभाषाएं एक तरीके ध्यान रखनी है, एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा और एक कार्यफलन की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। और ये सारा पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव पर हम लोग पहुंचे हैं। ठीक, कल से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक परीक्षण या प्रायोग अध्ययन करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का नेक्स्ट लेक्चर में, और तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफलता का अध्ययन, दो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।